Hello there. Today's lecture is about the microanatomy of the muscles. जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने जाना कि मसल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कैसे होते हैं, हाउ वी डू क्लासीफाई देम. आज बताएंगे कि जो मसल्स है वो फाइबर्स कैसे डेवलप होते हैं. सो टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर फॉलोइंग. पहला आपको जानना होगा, इस लेक्चर को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जानेंगे कि हाउ मसल्स डेवलप्स एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. उसके बाद व्हाट इज़ द मसल फाइबर. देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर. सार्कोमेयर जो सेल आप कहते हैं वो मसल सेल्स को एक जो यूनिट है उसमें एक सार्कोमेयर होते हैं. और इसके बाद आपको हम बताएंगे स्ट्रक्चरल, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या क्या होती है. और अल्टीमेटली हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर. कमिंग टू दी इंट्रोडक्शन, एज यू ऑलरेडी नो दैट मसल इज़ ए एक्साइटेबल टिश्यू, यानी कि मसल में उद्दीपन हो सकता है. कौन कौन से टिश्यूज़ में उद्दीपन हो सकता है? मसल्स एंड नर्वस सेल्स में. तो मसल्स एक एक्साइटेबल टिश्यू है. और जो मसल्स का ऑरिजिन है, इसका ऑरिजिन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्मल सेल्स में. एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसको हम कहते हैं मायोब्लास्ट सेल. ये जो मेसोडर्म है आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो उसी एंडोडर्म जो जर्मिनल लेयर है, उसी लेयर से मायोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं उससे मसल्स की उत्पत्ति होती है. और एक जो मसल्स फाइबर जो उत्पत्ति होती है वो एक फाइबर के फॉर्म में होती है जो लंबा हो सकता है. तो सबसे ज़्यादा जो मसल्स फाइबर की लेंथ रिकॉर्ड की गई है वो रिकॉर्ड की गई है अप टू 1.5 मीटर इन द जिराफ्स नेक. ह्यूमन में यूजुअली जो मसल फाइबर लेंथ होता है उसकी 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो सकती है मैक्सिमम. तो हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द मसल्स. मसल्स फंक्शन आर मल्टीपल. एक तो ये बोन और एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के रखता है. मसल्स हीट प्रोड्यूस करता है. जब उसका एटीपी खर्चा होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हीट जो जनरेट होती है दैट इज़ एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ द मैमल्स. और मसल्स स्टोरेज का भी काम करती है और ये ऑक्सीजन को भी स्टोर करती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन सेल्स. उसमें जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ऐसे मायोग्लोबिन मसल्स में होता है. तो ये मसल्स के अलग अलग टाइप आप देख सकते हैं कि उसका नाम कहाँ पे है और किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. अब आते हैं जो मसल्स का टाइप है. जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि माइक्रोस्कोप व्यू अगर देखेंगे तो मसल्स 3 टाइप के दिखते हैं. वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. कि स्ट्राइशंस दिखते हैं क्या, स्ट्राइशंस मतलब उसमें धारी दिखती है क्या, उसमें न्यूक्लियस है क्या, उसके सेल्स कैसे हैं. अगर नर्व से कंट्रोल करना चाहे, जैसे मैंने आपको कहा था वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, तो वो नर्व कंट्रोल है. कॉन्ट्रैक्शंस है, उसका लोकेशन कहाँ पे होगा और वो दिखता कैसे है. सो इसके बेसिस पे 3 टाइप ऑफ मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. पहला है जो स्केलेटल मसल्स है, इसमें स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट एंड दे हैव पेरिफेरल न्यूक्लियस का लोकेशन होता है और दे आर लॉन्ग और पैरेलल होता है. और एक जो सेल होती है स्केलेटल मसल्स की उसको हम कहते हैं मसल फाइबर. और इसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है वॉलंटरी, मतलब हमारे बिल के ऊपर. अगर हमने इच्छा की कि हमने उंगली हिलानी तो हम उंगली हिला सकते हैं, इसीलिए इसको वॉलंटरी कहते हैं. और इसका कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है और फैटिग होता है. फैटिग का मतलब थक जाती है और जल्दी थक जाती है. और ये लोकेशंस कहाँ कहाँ होती है, कौन सी जगह प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल्स? ये हमारे बोन्स में, हमारे डर्मिस में, लिगामेंट्स में और अदर मसल्स में होता है. ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जहाँ पे ये स्ट्राइशंस आप देख पा रहे हैं. अब आते हैं दूसरे टाइप का मसल्स है स्मूथ मसल्स. इसमें स्ट्राइशंस यानी कि धारी नहीं होती. यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ धारियाँ दिख रही है, स्ट्राइशंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे धारी नहीं दिखेंगी. और इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्री लोकेटेड न्यूक्लियसेस होते हैं. दूसरा, इनका जो सेल्स होते हैं शॉर्ट होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं. इनका न्यूरल कंट्रोल इनवॉलंटरी है, ये कभी थकती नहीं है, ये रेसिस्टेंट टू फैटिग है. और दूसरा, इसका जो लोकेशन होता है मैंने पहले ही आपको बताया, जहाँ का भी स्मूथ मसल से कहा होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के सारे हैं. तो कैसे, जैसे हमारा ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक ऑर्गन है और हमारे आइज़ के अंदर है. और कुछ एक लोकेशंस स्किन के लेयर्स में भी स्मूथ मसल्स के लेयर होता है. थर्ड टाइप का होता है वो होते कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, ये दोनों में स्ट्राइशंस हो सकते हैं. आप देखते हैं यहाँ पे धारियाँ है, यहाँ पे भी धारियाँ है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस है. व्हाट दे हैव दी सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. इनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनकी शॉर्ट ब्रांचिंग होती है. अगर सेल्स की बात करें शॉर्ट ब्रांचिंग होती है. ये इनवॉलंटरी होती है और ये सेल्फ एक्साइटेबल या रिदमिक एक्साइटेशन होता है, और ये खुद से एक्साइटेशन करते हैं. इसके लिए अलग से एक्साइटेशन देने की ज़रूरत नहीं है. और ये कभी थकती नहीं है. हार्ट का जो फॉर्मेशन है वो बिफोर बर्थ होती है. हार्ट अगर 10 सेकंड के लिए भी रुक गया तो इंसान के ख़त्म कहानी. सो दैट इज़ वाई इट नेवर अंडरगोज फैटिग, थकती नहीं है. और ये कहाँ बनाती है, हार्ट के वॉल को बनाती है. लेट्स सी दैट
how these muscles fiber develops in the embryonic stage. So at the embryonic stage there are certain cells in the mesoderm is known as myoblast. और ये मायोब्लास्ट सेल के साथ साथ इसमें एक स्पेशलाइज सेल होता है, दो सेल्स हैं नोन एज मायोसेटेलाइट सेल. ये जो मायोसेटेलाइट सेल है इट एक्ट्स लाइक ए गाइड. जैसे हमारे उत्तराखंड में टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, जंगल का रास्ता दिखाने वाला, ऐसे ही यहाँ पे ये मायोसेटेलाइट सेल भी ये डेवलपिंग सेल को किधर जाना है, किधर डेवलप करना है उसका रास्ता दिखाते हैं. इसका मतलब होता है इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड केमिकल होता है, वो केमिकल सिग्नेशन देते हैं और वो होता है सेल एडेशन मॉलिक्यूल या कैम. सेल एडेशन मॉलिक्यूल एन कैम भी होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ये मायोसेटेलाइट सेल सिक्रीट करते हैं. तो जहाँ जाके मायोसेटेलाइट सेल चिपक जाता है उसके पीछे पीछे ये मायोब्लास्ट सेल जाके पहले उसके साथ अटैच होते हैं और फिर एलांगेट होकर फुल्ली डेवलप्ड वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो एक स्ट्रक्चर जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जो सेल होती है स्ट्राइटेड मसल्स की या स्केलेटल मसल्स की, वो एक लंबी सेल होती है और इस सेल के चारों तरफ एक लेयर होती है, सेलुलर लेयर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा. सार्कोलेमा के अंदर ये स्ट्राइशंस होती हैं, ये इसके अंदर एक छोटे छोटे मसल फाइबर्स होंगे और ये मसल जो फाइबर है ये फाइबर मिलके ये मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, इसके चारों तरफ जो लेयर है दैट लेयर इज नोन एज सार्कोलेमा. और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के भी लोकेशंस होती है. यू कैन सी दिस इज द रियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जिसमें कि मसल फाइबर में आप ये स्ट्राइशंस देख सकते हैं. नाउ सी हाउ इट लुक इन ए स्केलेटल मसल्स. सो स्केलेटल मसल्स आपको पता है कि ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स देख सकते हैं. ये जो मसल्स बोन के साथ जुड़े रहते हैं वहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक टिश्यू होता है, उसको हम टेंडन कहते हैं. वो टेंडन ये मसल्स का एंड होता है और उसके साथ साथ ही चारों तरफ एक मसल्स फाइबर होते हैं. तो एक मसल फाइबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके चारों तरफ एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम है एपीमाइसियम. एपीमाइसियम क्या करते हैं, ये बहुत सारे एंडोमाइसियम जो बंडल्स हैं वो बंडल्स को, मसल बंडल को रैप करके रखते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड कैसे दिखते हैं. ये चारों तरफ का जो लेयर है ये एपीमाइसियम है और यहाँ पे एक मसल फेसाइकल है और मसल फेसाइकल के अंदर छोटे छोटे बंडल है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके बीम होते हैं, उसके अंदर सरिया भरे रहते हैं. तो सरिया या आपके बिजली का तार होता है, बाहर का बड़ा केबल आपको दिखता है, उस केबल के अंदर तीन आप ग्रीन, रेड और ऐसे वाइट टाइप के वायर देखते हैं, जो उस वायर के अंदर भी छोटे छोटे वायर्स हैं. तो ये मसल्स भी आप उसी इलेक्ट्रॉनिक केबल की तरह समझ सकते हैं कि बाहर से तो एक लेयर है, कॉमन लेयर केबल का, जिसको हमने एपीमाइसिन कहेंगे. उस केबल के अंदर छोटे छोटे तार है ग्रीन कलर के. तो ग्रीन कलर का जो तार है इसको हम कहेंगे मसल फेसाइकल, क्योंकि वो ग्रीन कलर का चारों तरफ जो लेयर है दैट लेयर इज नोन एज एंडोमाइसियम. और इस ग्रीन जो कलर है इलेक्ट्रॉनिक का तार का, उस तार के साथ अगर कंपेरिजन करेंगे तो ये छोटे छोटे जो फाइबर दिख रहे हैं, इस फाइबर्स को हम कहेंगे, जो तार है उसको कहेंगे मसल फाइबर. और ये मसल फाइबर को अगर हम बड़ा करें, व्हाट वी कैन सी इज दिस, एक मसल फेसाइकल को अगर हम बड़ा करेंगे, दिस इज व्हाट इज मसल फेसाइकल. मसल फेसाइकल को अगर बड़ा करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे और भी मसल फाइबर है और ये मसल फाइबर एक दूसरे से डिवाइडेड है. किससे? एंडोमाइसियम से. अगर इसको और भी हम इलाज करेंगे तो हम क्या देखते हैं, मसल फाइबर में ये लंबे लंबे मायोफाइब्रिल्स हैं. और मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बगल में मायोसेटेलाइट सेल्स है और इसके एक चारों तरफ लेयर है जिसको हम कहेंगे सार्कोलेमा. इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, तो जो मसल फाइबर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको साइटोप्लाज्म नहीं कह के उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं. सार्को मीन्स मसल्स, सो सार्कोप्लाज्म है. अगर हम इसको और भी बड़ा करके बताएं एक एक फैक्टर्स को, सो सबसे बाहर क्या होता है इसमें, एक मसल्स एक टेंडन होता है, टेंडन इसके बोन के साथ ज्वाइन करते हैं. सो मसल्स के व्हाट डज इट डू, इट इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन मसल्स एंड इट अटैच विद द बोन बाय द किससे, टेंडन से. और इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, बंडल्स ऑफ मसल्स विच इज कॉल्ड एज मसल फेसाइकल्स. ये मसल फेसाइकल है एंड दीज मसल फेसाइकल्स आर सप्लाइड विद द नर्व्स. अगर हम इसके और मसल फेसाइकल को क्लोजली देखेंगे तो चारों तरफ एक रैपिंग लेयर है. रैपिंग लेयर इज नोन एज पेरीमाइसियम. और उस रैपिंग लेयर के अंदर क्या है, ये रेड लाइन जो आप देख रही है आर्टरीज है, और जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये वीन्स है, और जो येलो कलर आप देख रहे हैं इसका ये नर्व्स है. तो ये कैसे मसल फेसाइकल को डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स विद इन ए मसल्स. इट इज सप्लाइड बाय द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड एनक्लोज्ड बाय द पेरीमाइसियम सेपरेटेड फ्रॉम द नेबरिंग फेसाइकल्स. तो ये सेपरेटेड है एक एक फेसाइकल अलग से. अगर हम इस एक मसल फाइबर को एनालाइज करेंगे, व्हाट वी कैन सी, दिस इज द मसल फाइबर
सीक्वेंस यू शुड नो रिमेंबर कि यहाँ पहले मसल्स देखा, मसल्स आर मेड ऑफ फेसाइकल्स, फेसाइकल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, एंड मसल फाइबर्स के चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर होती है. दिस लेयर अराउंड दिस मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा, एंड विद इन दिस सार्कोलेमा देयर आर मायोफाइब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स. सो व्हाट वी कैन से, इसको कैसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं, अ सिंगल मसल सेल इज कॉल्ड इज मसल फाइबर. इट इज सिलेंडर, elongated, thread-like and enclosed in specialized plasma membrane or sarcolemma. It contains densely packed bundles of myofibrils. और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जिसको हमने मायोफिलामेंट्स कहते हैं. इसके आगे आपको डिटेल्स बताएंगे. इसके चारों तरफ एक लेयर होती है इस मसल फाइब्रिल के चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम. नाउ ये जो आपके मसल फाइबर है, एक जो फाइब्रिल है, एक फाइब्रिल को अगर देखेंगे तो एक फाइब्रिल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्राइशंस हैं. ये स्ट्राइशंस किसके बने हुए हैं, सार्कोमेयर. जैसे आप समझें कि आप जब एक लंबी लौकी को काटते हैं तो आप बीच में से टुकड़े करते हैं. जो छोटे छोटे जो टुकड़े करते हैं वो टुकड़े, एक टुकड़े को हम कहते हैं सार्कोमेयर. क्यों वो टुकड़े कह सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में से एक जिगजैग लाइन है. तो अगर ये लंबी हम मसल फाइबर को देखेंगे तो बीच में जिगजैग लाइन है. जैसे आपके घर के मकान होते हैं, मकान में आपके अलग दीवार होती है, तो एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच के वाले को आप क्या कहते हैं, कमरा कहते हैं. उसी तरह एक जिगजैग लाइन से दूसरे जिगजैग लाइन के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर. सो सार्कोमेयर के अंदर क्या होता है, एक होती है इसमें थिन फिलामेंट. और थिन का मतलब क्या होता है, इसकी एक साइज होगी. वो कितनी साइज है, वो है 6 नैनोमीटर, जो थिन वाली है. और जो थिक है वो थिक इसलिए क्योंकि वो मोटी है. और मोटी कितनी मोटी, 16 नैनोमीटर. तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, लगभग 3 टाइम्स छोटा बड़ा. ये जो थिन है वो 6 नैनोमीटर की है और जो थिक है वो 16 नैनोमीटर्स की है. और इसके बीच में कुछ डिटेल्स होते हैं. सो लेट्स स्टडी डिटेल कि इसमें मायोफिलामेंट्स होते हैं. तो मायोफिलामेंट्स कौन कौन से, ये थिन और थिक ऑलरेडी मैं बोला. इसकी डिटेल्स हम अगले स्लाइड्स में जानते हैं, जो कि ये जानेंगे कि जो मसल्स है इसका ओरिएंटेशन कैसे होते हैं. सो मसल्स का ओरिएंटेशन वी कैन सी कि मसल्स जैसे फ्यूजिफॉर्म ओरिएंटेशन हो सकता है एक मसल फाइबर्स का. जो मसल फेसाइकल है उसका ओरिएंटेशन कैसे हो, किस दिशा में हो सकता है, जिसके जो दोनों तरफ बंधे हुए रह सकते हैं. जैसे फ्यूजिफॉर्म है, ये फ्यूजिफॉर्म कहाँ पे होंगे, आप देख सकते हैं. आप जो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स मसल्स हैं, जिसमें बीच में मोटा रहता है और किनारे में इसके टेंडन होने की वजह से पतले रहते हैं, ये बाइसेप्स में होते हैं. दूसरा होता है पैरेलल. पैरेलल मतलब इसके जो टेंडन होते हैं वो बीच बीच में होते हैं. और ये कहाँ मिलते हैं, हमारे रेक्टम में, यानी कि हमारे एनस के पास में एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो रेक्टस एब्डोमिनिस है, वो पैरेलल होते हैं. दूसरा होता है ये ट्रायंगुलर. ट्रायंगुलर में क्या होता है, ये इसका शेप बीच में ज़्यादा मोटा हो जाता है. और ये कहाँ पे होता है, हमारे पेक्टोरलिस मेजर, यानी कि जो हमारे हाथ के जॉइंट है पीठ के साथ, पेक्टोरल, वो जॉइंट में है. दूसरा है यूनिपेन्नेट. ये पेन्नेट 3 तरीके के हो सकते हैं, सिंगल पेन्नेट, बाई पेन्नेट, मल्टी पेन्नेट. जो ये पेन्नेट, यूनिपेन्नेट है, इसके जो लोकेशन है वो हमारे हाथ के मसल्स में होते हैं. ये हमारे हाथ के मसल्स में होते हैं. दूसरा हमारे रेक्टम के पास होता है. दूसरा हमारा जो डेल्टॉइड मसल्स है, यानी कि जो हमारे घुटने के नीचे पीछे का जो एरिया है उसको डेल्टॉइड एरिया कहेंगे, वो डेल्टॉइड मसल्स हैं. और साथ ही साथ हमारे जो पीठ के पास जो मसल्स है उसमें डेल्टॉइड मसल्स है. दूसरा होता है ये सर्कुलर ओरिएंटेशन हो सकता है मसल्स का, जैसे कि हमारे एनस में हो सकता है या वेजाइना में हो सकता है. सो ये सर्कुलर मसल्स का ओरिएंटेशन होते हैं. अब आते हैं जो मायोफाइब्रिल्स को बड़ा करेंगे फिलामेंट्स को तो कैसे दिखेंगे. सो आपको जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी कि ये पूरा मायोफाइब्रिल को अगर बड़ा करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये मायोफाइब्रिल है. और ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके क्या बनते हैं, मसल फेसाइकल. अब मायोफाइब्रिल में क्या है, 2 तरह के ट्यूब्यूल्स होते हैं. ये जो एक ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का लंबा लंबा होता है, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल कहते हैं. और जो येलो कलर का है इसको हमने ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल को जैसे हमने पेड़ को चीर के तख्ता बनाते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहेंगे. और ट्रांसवर्स का मतलब पेड़ को अगर जड़ से काट देते हैं आरी से, वो ट्रांसवर्स है. तो ये जो येलो वाले ये ट्रांसवर्स हैं और ये जो ब्लू वाले हैं ये लॉन्गिट्यूडनल्स हैं. अब देखते हैं कि ये एक सार्कोमेयर का जो टिपिकल सेल है, जो हमारे मसल्स का सेल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके चारों तरफ एक लेयर होती है. दिस लेयर इज नोन एज सार्कोलेमा. सार्कोलेमा के अंदर स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स होती है, जिसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल. सो ये मायोफाइब्रिल क्या करते हैं, एक
एंड ऑफ सार्कोलेमा से दूसरे एंड ऑफ सार्कोलेमा तक फैली होती है। इसके बीच में एक लिंकर प्रोटीन होती है। दिस लिंकर प्रोटीन इज नोन एज डिस्ट्रोफिन। दैट मीन्स जो सार्कोलेमा से मायोफाइब्रिल का अटैचमेंट है वो एक लिंकर प्रोटीन के साथ है, जिसमें एक तो डिस्ट्रोफिन होती है और दूसरा होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ डिस्ट्रोफिन जुड़ता है, डिस्ट्रोफिन के साथ ये मायोफाइब्रिल जुड़े रहते हैं। और मायोफाइब्रिल में हम देख सकते हैं स्ट्राइशंस, यानी कि उसकी धारियाँ। ये धारी कैसे होती है? ये जिगजैग जिगजैग होती है, तो इसलिए इसको जेट डिस्क या जिगजैग डिस्क कहते हैं। और इसमें जो मसल के फिलामेंट्स आप देख सकते हैं, थिक और थिन, तो थिक और थिन फिलामेंट्स आप इसके बीच में होते हैं। तो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच के एरिया को हम सार्कोमेयर कहते हैं। रिमेंबर, सार्कोलेमा जो है वो पूरा मसल फाइबर को क्रॉस करते हैं, कवर करते हैं। और जो सार्कोमेयर है वो कितना, एक जेड डिस्क से दूसरे जेड डिस्क। दूसरा जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल कहा, वो इसके पैरेलल जुड़ते हैं। जो ब्लू वाले आपने पीछे स्लाइड में देखा, ये ब्लू वाला, ये इसके पैरेलली चलते हैं और उसके बीच बीच में ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ कि इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से जो एक्साइटेशन सिग्नल्स आते हैं थ्रू द नर्व, उससे सोडियम का एक फ्लो आता है सिग्नल का। उसके बारे में मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिटेल बताऊंगा। अब इसकी एनाटॉमी समझा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल होता है, उसी से ट्रांसवर्स निकलता है। जैसे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल निकलता है, इसके बगल में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप जानते हैं कि सारे यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें होता क्या है, बहुत सारा कैल्शियम का स्टोरेज, और यही कैल्शियम होता है जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड चैनल होता है, दैट चैनल इज नोन एज DHPR, डाईहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर। सो ये एक टी ट्यूब्यूल है। आप यहाँ पे अटेंशन, आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन ऑन दिस फिगर, जहाँ पे ये एक टी ट्यूब्यूल है, जो टी ट्यूब्यूल में यहाँ दिखा रहा हूँ। ये टी ट्यूब्यूल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। व्हाट रिसेप्टर इज? DHP और डाईहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर। एंड दीज रिसेप्टर्स आर वोल्टेज सेंसिटिव। जैसे मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में कहा था कि हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, जिसमें ऊपर अलग अलग चैनल्स होते हैं प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे भी एक चैनल है, वो चैनल कैसा है? वोल्टेज सेंसिटिव। इसका मतलब पर्टिकुलर वोल्टेज होने से ही ओपन होगा, पर्टिकुलर वोल्टेज होने से ही क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे भी एक रिसेप्टर होता है। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है। दैट रिसेप्टर इज नोन एज रायनोडिन रिसेप्टर। रायनोडिन रिसेप्टर्स आर ऑल्सो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। ये जो DHP रिसेप्टर है, ये वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल, और रायनोडिन रिसेप्टर क्या है? वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चैनल होता है जिसको हम कहते हैं सरका। ये सरका चैनल इनवर्ड कैल्शियम चैनल होता है। जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम द आउटसाइड, अगर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हो, जैसे ये एरो इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हमने इनवर्ड चैनल कहते हैं। और जो इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं उसको आउटवर्ड चैनल कहते हैं। सो ये वाला वोल्टेज सेंसिटिव आउटवर्ड कैल्शियम चैनल, और ये सरका यानी कि सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज पंप। सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज पंप, एंड देयर इज ए इनवर्ड कैल्शियम चैनल है। ये कैल्शियम को वापस ले लेते हैं सार्कोप्लाज्म से। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो आप इन चैनलों का सीक्वेंस प्लीज ध्यान रखें। पहले ट्रांसवर्स चैनल में DHP रिसेप्टर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें आउटवर्ड कैल्शियम चैनल है रायनोडिन रिसेप्टर, और इसमें सरका है, सरका चैनल। ये सरका चैनल क्या करेंगे, ये सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम को अंदर कर लेंगे। अब आते हैं कि इसका जो कनेक्शन है इस एरिया में, जैसे मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा लेमा और ये मायोफाइब्रिल के बीच में एक कनेक्टिव मॉलिक्यूल होता है जिसको हमने डिस्ट्रोफिन कहते हैं। इसके डिटेल आगे जाने उससे पहले आप जाने कि इस मसल सेल के अंदर और क्या क्या होता है। एक तो आपने देख लिया कि यहाँ पे मायोफाइब्रिल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें ग्लाइकोजन है, जैसे मैंने आपको कहा कि मसल फाइबर स्टोरेज का काम करती है, तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मायोग्लोबिन है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा, हीमोग्लोबिन RBC सेल्स के अंदर होते हैं हीम और ग्लोबिन के साथ। यहाँ पे जो ग्लोबिन प्रोटीन तो है, लेकिन वो हीम के साथ नहीं जुड़ के एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ है, मायो सेल्स, तो उसके लिए इसका नाम रहता है मायोग्लोबिन। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इट रिमेन फिक्स्ड इन द मसल्स। तो जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है जेनेटिकली एंड विद द प्रैक्टिस इट नंबर में इंक्रीज। दैट्स वाई कोई ज़्यादा अच्छे जल्दी दौड़ सकता है, जो स्प्रिंट रनर है उनमें ये मायोग्लोबिन का नंबर ज़्यादा होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मायोग्लोबिन? इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीजन रिजर्वायर, क्योंकि मायोग्लोबिन में हीम मॉलिक्यूल्स और हीम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। तो जब
बॉडी को इमीडिएटली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यहाँ से ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करता है, तुरंत बॉडी को सप्लाई कर देता है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है वापस मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच होकर रहते हैं। इसमें एक टर्म आता है ऑक्सीजन डेप्थ, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको बताऊंगा मैं डिटेल्स में ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में। अभी जाते हैं इसके डिटेल्स में डिस्ट्रोफिन कैसे करके होता है। ये इसका ये स्ट्रक्चर है डिस्ट्रोफिन का, जिसका बाहर आप देखेंगे कि ये एंडोमाइसियम है, इसके लिंकिंग प्रोटीन है, और लिंकिंग प्रोटीन 3 अलग अलग प्रोटीन है, जिसमें कि जो सार्कोलेमा है यानी कि उसका जो लिपिड बाइलेयर है उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक एक्सटर्नल लिंकिंग है, दूसरा इंटरनल लिंकिंग है, और इसके साथ डिस्ट्रोफिन जुड़ा हुआ रहता है। और डिस्ट्रोफिन किसके साथ जुड़ा रहता है? थिन फिलामेंट। रिमेंबर, ये डिस्ट्रोफिन रिमेन्स अटैच विद द थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के साथ में। हम आपको एमसीक्यू भी मिल सकते कभी कभी, आप जैसे बीएचयू या पंतनगर के एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो। और इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे मसल्स को मैंने कहा कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्साइटेबल इन नेचर, तो ये जो आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखते हैं ओरिजिन एनिमल किंगडम में कहाँ होता है? हमने प्रोटोजोआ में सबसे पहले देखते हैं सीलिया के फॉर्म में। यहाँ पे आपको याद होगा ये 9:2 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोटीन होती है वो होती है डाइनिन, और यहाँ पे जो यहाँ देख रहे हैं आप इसके लिए डिस्ट्रोफिन। दैट इज वाई आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स का वो ओरिजिन कहाँ है एनिमल किंगडम में, फर्स्ट टाइम कहाँ दिखा? तो हमने ये प्रोटोजोआ की जो सीलियरी मूवमेंट है वहाँ पे सबसे पहले दिखा। अब आते हैं जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो स्केलेटल मसल्स के डिटेल्स में जानते हैं कि स्ट्राइएशंस कैसे करके होते हैं। सो दिस इज व्हाट ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए स्केलेटल मसल्स, जिसमें हम एक मायोफिलामेंट्स का सार्कोमेयर दिखा रहे हैं, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन। सो दिस इज कॉल्ड इज जेड लाइन और जिगजैग लाइन। यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है दैट इज नोन एज सार्कोमेयर। अब इसके अंदर थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है। तो जो थिन फिलामेंट है उसकी थिकनेस कितनी है? यस 6 नैनोमीटर, और जो थिक फिलामेंट है उसकी थिकनेस कितनी है? 16। अब इसके कुछ नाम हैं जो बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आप इसको कंफ्यूज ना होके आप मेरे साथ इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको एनलार्ज करूँ तो आप देख सकते हैं जो ये थिक फिलामेंट है इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ इसको ए बैंड के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स जितना ये थिक फिलामेंट का लेंथ है उस लेंथ को किस नाम से जानते हैं? ए बैंड। और जो ये गैप है जेड लाइन से और ए बैंड के बीच में उसको हम आई बैंड कहते हैं या इंटरमीडिएट बैंड कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो गैप है एक थिन फिलामेंट से दूसरे थिन फिलामेंट के बीच में, इस गैप को कहते हैं एच बैंड। और इसके बीच में जो एक लाइन जा रही है इस लाइन को एम लाइन कह सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में इस डायग्राम में यू कैन अंडरस्टैंड। जो ये एम लाइन है, एम लाइन इज ए मायोसिन लाइन। मायोसिन लाइन, एक मायोसिन दूसरे मायोसिन से होते हैं। जैसे आप एक बांस से दूसरे बांस को जोड़े, या जैसे सरिया को आप वेल्डिंग करके लंबा करें, तो जो जहाँ पे वेल्डिंग होती है उस लाइन को एम लाइन कहते हैं। और ये वेल्डिंग होती किस में है? यस, थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट में। अब इसके अगर डिटेल्स थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दैट इज सार्कोमेयर। दैट मीन्स एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच के जो एरिया है दैट इज नोन एज सार्कोमेयर। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज ए बैंड। ए बैंड मीन्स दिस एरिया, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट इज कॉल्ड द ए बैंड। थर्ड टर्मिनोलॉजी है एम लाइन। एम लाइन इज वेल्डिंग। क्या वेल्डिंग? ज्वाइनिंग लाइन ऑफ थिक फिलामेंट। जो मायोसिन फिलामेंट है आपस में जहाँ पे उसके ज्वाइंट है या वेल्डिंग है उस एरिया को एम लाइन कहेंगे। अब आते हैं आई बैंड। आई बैंड मीन्स इंटरमीडिएट बैंड। इंटरमीडिएट बैंड मतलब यहाँ जो हम थिक फिलामेंट और जेड लाइन के बीच में एरिया है दैट इज नोन एज आई बैंड। ये एरिया, दिस इज द आई बैंड। अब आते हैं जो नेक्स्ट है वो है एच बैंड। एच बैंड क्या है? ये गैप बिटवीन टू थिन फिलामेंट। ये एक थिन फिलामेंट की लेंथ यहाँ है, एक की यहाँ है, तो यहाँ एक गैप है। सो इस एरिया को हम कहेंगे एच बैंड। लेट्स सी हाउ दिस थिक एंड थिक फिलामेंट की माइक्रो एनाटोमी क्या है, कैसे बना है थिक और थिन फिलामेंट। सो पहले आते हैं हम ये वही स्ट्रक्चर जिसमें आपने सार्कोमेयर देखा, एच बैंड देखा, एम बैंड देखा, जेड लाइन देखा। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है कि इसका जो थिकनेस कितना है ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ये थिक वाले का 16 और थिन वाले का 6। अब इसको अगर एनलार्ज करें इतने एरिया को, सो दिस इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इज नोन एज अल्फा एक्टिनिन। जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज नोन एज अल्फा एक्टिनिन। और इसके बीच में एक ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इज स्प्रिंग लाइन स्ट्रक्चर्स। इट कैन रिकॉयल या एलोंगेट। ये कैसे? ये एक जो थिक फिलामेंट है इसको अपनी जगह पे रखने के लिए, क्योंकि हवा में तो रहेगा नहीं, अगर ये किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा तो ऊपर अटक जाएगा, नीचे अटक जाएगा। इसको अपनी जगह पे रखने के लिए जेड लाइन से स्पेशलाइज्ड एक प्रोटीन आती है। दैट प्रोटीन इज नोन एज टाइटिन प्रोटीन। एंड हियर इज द कैच। बॉडी में जो सबसे लंबी प्रोटीन होती है, लॉन्गेस्ट प्रोटीन इज टाइटिन। ये
30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है एक टाइटिन प्रोटीन। सो एमसीक्यू आपको कभी कभी मिल जाएगा कि टाइटिन प्रोटीन किसके साथ अटैच होता है, जेड लाइन, और जेड लाइन किस चीज़ की बनी होती है, एक्टिनिन, यानी कि अल्फा एक्टिनिन के साथ बनी रहती है। अब आते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा बड़ा करेंगे, जो ये थिन फिलामेंट है, इस थिन फिलामेंट में कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें? प्रोटीन एक होती है, जैसे आपने ये ब्लू कलर का स्ट्रैंड देख पा रहे हैं, इस स्ट्रैंड इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन, और इसके साथ आप ये गोल गोल मोतियों जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल। ये गोल है इसलिए इसका नाम है ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल और जी एक्टिन। तो जी एक्टिन क्या करते हैं, एक माला की तरह पिरो के ये लंबा एक्टिन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं एफ एक्टिन और फाइब्रस एक्टिन। इसके साथ साथ ये जो डोर है, थ्रेड है, ये थ्रेड को जोड़ के रखते हैं एक दूसरा मॉलिक्यूल, उसका नाम है ट्रोपोनिन। यानी कि अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें, थिन फिलामेंट किस किस चीज़ की बनी हुई है? थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल, और ये एक्टिन मॉलिक्यूल इज नॉट अलोन, इट इज ऑल्सो हैविंग द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। इसके साथ साथ एक रैपिंग मॉलिक्यूल होती है, वो रैपिंग मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नेबुलिन। ये नेबुलिन रैप करके रखते हैं ये एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स को। अब आते हैं आपके थिक फिलामेंट को। जो ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट इज मेड ऑफ व्हाट? मायोसिन। बट मायोसिन इज नॉट अलोन, मायोसिन के साथ साथ ये टाइटिन मॉलिक्यूल होती है। ये टाइटिन मॉलिक्यूल क्या करती है? मैंने आपको कहा ये जेड लाइन से जाके जुड़े रहती है, और जेड लाइन से जुड़े रहने के कारण ये उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे होते हैं कि अपनी जगह से वो खिसके नहीं। और जो ये एम लाइन है, ये वेल्डिंग के साथ एम लाइन एक दूसरे के साथ इधर से उधर खिसके नहीं, बांध के रखते हैं। अब जो ये मायोसिन मॉलिक्यूल है, थिक एंड थिन फिलामेंट, इसकी फर्दर थोड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगा। एक जो मायोसिन मॉलिक्यूल होता है, वो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, जिसमें एक जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो लाइट चेन के बने होते हैं, जिसमें एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है। सो दो मायोसिन लाइट चेन मिलके एक मायोसिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो मायोसिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसके दो हेड होता है और एक टेल होता है, और इस हेड में दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक बाइंडिंग होता है जो एटीपी को बाइंड करता है, और एक जो होता है एक्टिन बाइंडिंग के लिए होता है। इसका मतलब जो हेड एरिया में दो बाइंडिंग साइट्स हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। इसमें एक हिंज एरिया है, दिस हिंज एरिया इज नोन एज नेक, और पीछे इसका टेल है। दिस इज वन ऑफ द स्कीमेटिक डायग्राम कि अगर हमने इंडिविजुअल मायोसिन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखेंगे तो अपने हेड और टेल के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के ऐसे लंबा बन जाएंगे। इसको एक माचिस की तिल्ली की तरह आप समझ सकते हैं कि माचिस की तिल्ली की जैसे एक हेड होती है, इसमें दो हेड होती है और दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो एक दूसरे के साथ इंटर ट्विस्टेड होकर सिंगल टेल बनाती है और दो हेड रह जाती है। अगर हम इंडिविजुअल मायोफिलामेंट्स को एक एक्सपेरिमेंटली एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो अपने वो हेड और टेल के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसे लंबा फाइबर बना लेते हैं, उसी को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। अब आते हैं थिन फिलामेंट में। सो थिन फिलामेंट में दिस इज व्हाट दिस जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, इसको अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में रखेंगे टेस्ट ट्यूब में, सो ये एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ का मतलब होता है फाइब्रस, तो इसको आप ऐसे समझते हैं जैसे मोतियों की माला। जो मोती एक एक करके आप क्या करते हैं, छेद करके बांध के रखते हैं। तो इसमें भी बांधने के लिए क्या होता है, इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक होता है ट्रोपोमायोसिन। सो आप देख सकते हैं जो ट्रोपोमायोसिन थ्रेड है, ये ट्रोपोमायोसिन थ्रेड आती है, और उसके ऊपर आता है ये रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन की 3 बाइंडिंग साइट होती है। जैसे मैंने आपको कहा ये मायोसिन हेड में 2 बाइंडिंग साइट है, ऐसे ही थिन फिलामेंट में जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है उसके 3 बाइंडिंग साइट है। कौन कौन से? ट्रोपोनिन, TN इज रिप्रेजेंटिंग ट्रोपोनिन T, यानी कि ट्रोपोमाइसिन से साथ जुड़ेंगे। TNC मतलब कैल्शियम, एंड TNI का मतलब इनहिबिशन। सो ये इनहिबिटरी साइट्स हैं। जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली सेपरेट करके एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो एक फिलामेंट्स बना लेते हैं, और एक फंक्शनल फिलामेंट ये बन जाती है। कैसी? ऐसी, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं जो बन के फाइब्रस एक्टिन बन गए। इसके बीच में ये ट्रोपोमाइसिन है जो ये लंबा थ्रेड है, और इसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 3 बाइंडिंग साइट्स हैं, और इसको अपनी जगह रखते कौन है? यस, आपको याद है, नेबुलिन। सो I can summarize all this structure into 3 different categories, that the protein present in the skeletal muscles can be categorized into 3 different categories. What those categories? पहला है आपका contractile protein, यानी कि जो contract हो सकते हैं। दूसरा है आपका regulatory protein, और तीसरा है आपका structural protein. Let's see, this is what this contractile protein जो सिकुड़ सकते हैं या extract हो सकते हैं, ये है आपका myosin और actin. So what does it do? It generates the force. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम क्या? जनरेशन ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। एंड मायोसिन इज आल्सो नोन एज थिक फिलामेंट विच हैव ए हेड एंड टेल, एंड एक्टिन इज आल्सो नोन एज थिन फिलामेंट। बट एक्टिन अकेला नहीं है, उसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन और नेबुलिन।
अब आता है आपके रेगुलेटरी प्रोटीन. सो रेगुलेटरी प्रोटीन व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स व्हेन टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हेन टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन. इट्स कॉल्ड एज रेगुलेटरी प्रोटीन. ये कौन कौन से होते हैं? ये ट्रोपोमायोसिन. सो ट्रोपोमायोसिन इज ऑल्सो ए स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन which can cover the myosin binding sites. कि मायोसिन कब एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा वो डिसाइड कौन करता है? ट्रोपोमायोसिन. और ट्रोपोनिन क्या करता है? ये डिसाइड करता है व्हेन टू ओपन अप द बाइंडिंग साइट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम इनिबिशन एंड ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट्स. और तीसरा है स्ट्रक्चरल ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच कीप द थिन एंड थिक फिलामेंट एट द प्रॉपर प्लेस. उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका टाइटिन. ये क्या कर रहे होते हैं? इट कनेक्ट्स द जेड डिस्क यानी कि अल्फा एक्टिनिन इनटू एम लाइन. दूसरा है आपका अल्फा एक्टिनिन, इट अटैचेस द जेड डिस्क टू द टाइटिन मॉलिक्यूल. और तीसरा है आपका मायोमेसिन. मायोमेसिन इट बाइंड्स विद द टाइटिन एंड इट कनेक्ट्स एडजेसेंट थिक फिलामेंट टू वन अनदर. जो आपने दो वो वेल्डिंग देखा एम लाइन के बीच में, दैट इज कॉल्ड इज मायोमेसिन. एंड नेबुलिन मैंने कहा ये रैप्स अराउंड द एंटायर लेंथ ऑफ द थिन फिलामेंट. ये तो हो गया आपके स्केलेटल मसल्स की बात. ऑल द अदर मसल्स ऑल्सो हैव ऑल दिस स्ट्रक्चर बट थोड़ा कम या ज़्यादा. तो अब बात करते हैं आपके स्मूथ मसल्स के बारे में. स्मूथ मसल्स यू कैन सी द स्मूथ मसल्स इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. इट्स a structural protein, contractile protein, regulatory protein, all are there, but their quantity are less or more or less, and their size is more or less. Then there are certain changes, and what are those changes? पहला तो यहाँ पे कोई स्ट्राइशंस नहीं है, यानी कि ये स्केलेटल मसल जैसे स्ट्राइशन आप धारी धारी देखते हैं, ऐसे धारी देखने जैसा मिलती नहीं है. दूसरा, इसमें जो एक्टिन और मायोसिन का ज्वाइंट है वो फ्यू प्लेसेस में है, पूरी जगह एंटायर लेंथ में नहीं है, जैसे आपने थिक एंड थिन फिलामेंट में देखा है. और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर थोड़ा कम होता है, क्योंकि दीज मसल्स डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन लिमिटेड टाइम में होता है. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर मसल्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिलैक्स कंडीशन में कैसे हैं. ये इसका टैपरिंग जैसे स्ट्रक्चर मैंने कहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मायोसिन ये थिक वाला एरियाज है, दिस आर द मायोसिन. और जो ये डेंस बॉडी जिसको हम कह रहे हैं, इट्स अ थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट्स, यानी कि मायोसिन ज़्यादा होता है और एक्टिन थोड़ा इसमें कम होते हैं, और इस एक दूसरे के साथ जुड़े कहाँ से रहते हैं? ये डेंस बॉडी के साथ. और डेंस बॉडी किसके साथ जुड़ा रहता है? एक्टिन फिलामेंट के साथ. सो यू कैन सी इट इज़ द रिलैक्स कंडीशन, और जब कंट्रैक्शन होगा तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसका स्क्वीजिंग जैसा इफेक्ट होता है. सिंपली जैसे आप एक बोरी के ऊपर रस्सी बांधते हैं, रस्सी बांध के आप उसको खींचते हैं तो बोरी अपनी अपनी जहाँ रस्सी है वहीं उसकी टाइट होगी, अदर दूसरी जगह ढीला रहेगा. तो ये स्मूथ मसल्स में भी जहाँ पे एक्टिन मायोसिन के हेड मिल रहे हैं वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होता है. यू कैन सी कॉन्ट्रैक्शन कैन हैपन एट द डेंस बॉडी एरिया, दूसरी जगह नहीं हो रहे. तो जहाँ है वहाँ ठीक रहता है, बाकी जगह फूला हुआ रहता है. अब आते हैं आपके कार्डियक मसल्स के बारे में. कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो लाइक दी स्केलेटल मसल्स. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइशंस है या कि धारियाँ है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं कार्डियक मसल्स में. व्हाट आर दोज? कि इसमें वो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें एक स्पेशल फीचर है, दैट इज सेल्फ एक्साइटेशन. जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं उसको नर्व के थ्रू एक्साइट करेंगे तभी कंट्रैक्शन होगा, बट हार्ट के मामले में जो नर्व क्या कर रही होती है? एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही होती है. सो ये जो आपके कार्डियक मसल्स है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो चेंजेस है, दैट इज सेल्फ होता है. उसका एक स्पेशल फीचर होता है, बिकॉज ऑफ दी स्पेशलाइज्ड चैनल्स आर देयर. वो चैनल्स कौन कौन से होते हैं? 4 स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में और अच्छे से जानेंगे. अभी थोड़ा सा जान लेते हैं सुपरफिशियली कि 4 चैनल कौन कौन से होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स के सेल्स के ऊपर होते हैं. एक तो होता है सोडियम चैनल, दूसरा पोटेशियम, कैल्शियम, और तीसरा जिसका नाम होता है HCN, दैट इज हाइपर पोलराइज्ड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, एंड दिस चैनल आर ऑल्सो नोन एज फनी चैनल. सो ये 4 चैनल की वजह से इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP चेंजेस होती रहती है, जिससे कि एक इलेक्ट्रिसिटी का रिदमिक प्रोडक्शन होता है. इसी की वजह से हार्ट का जो बीट होता है वो रिदमिक होता है. अब आते हैं आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो इज सप्लाइड बाय द नर्व, एंड दैट इज नोन एज मोटर यूनिट. दैट मीन्स unit of nerve and unit of the skeletal muscles is known as motor unit, और that junction is known as neuromuscular junction. ये जंक्शन आता कहाँ से? ये हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से उस पर्टिकुलर मसल्स को सप्लाई होती है, जिसको हम कहते हैं मोटर यूनिट. तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये स्केलेटल आपके स्पाइन कॉर्ड का जो नर्व है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन से, वहाँ से जो मसल्स के आर्म आ रहे हैं वो दिखाने के लिए 2 लाइन है सप्लाइंग विद दी मसल फाइबर. सो मसल फाइबर में कैसे होता है? ये होता है, जैसे आप देखते हैं ये जो नर्व आ रही है उस नर्व को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन. क्यों? क्योंकि वो दैट कैन ब्रिंग द सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन. और ये मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई करते हैं? ये मसल्स को. सो स्कीमेटिक डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड हियर, दिस इज ए मोटर नर्व, उसका जो नर्व एंडिंग है वो धसा हुआ है कहाँ पे? सार्कोलेमा के बाहर. तो यहाँ पे एक साइनेप्टिक
क्लेफ्ट बना रहे हैं। साइनेप्स का मतलब होता है जॉइंट, तो जॉइंट के बीच में एक थोड़ा सा गैप, और गैप इज कॉल्ड इज क्लेफ्ट। और इस क्लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं। कौन कौन से चैनल्स होते हैं? यहाँ पे सोडियम चैनल्स होते हैं, और ये सोडियम चैनल किससे बाइंड करके ओपन या क्लोज हो सकते हैं? एसिटाइल कोलाइन। सो दीज आर द सोडियम चैनल्स ऑन द sarcoplasma of the synaptic cleft which has the sodium channel. It binds with the acetylcholine, and upon binding with acetylcholine it opens up and allows the entry of sodium. और यहाँ से क्या रिलीज होता है? जब भी यहाँ से सिग्नल आएगा नर्व्स के थ्रू, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन का सिक्रेशन होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये कहाँ जाएगा? ये जो सोडियम निकला है ये सोडियम जाएगा लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल में, और लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल से ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से फिर वो DHP रिसेप्टर, DHP रिसेप्टर से राइनोडिन रिसेप्टर, राइनोडिन रिसेप्टर विल रिलीज द कैल्शियम, और वहाँ से एक्टिन मायोसिन के ऊपर कैल्शियम जो बाइंड होंगे उससे उसका बाइंडिंग हेड चेंज होगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में तब जानेंगे। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स रिकॉल योर मेमोरी कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। थ्रू दिस लेक्चर वी हैव लर्न दिस मसल इज ए एक्साइटेबल टिश्यू and it origin from the mesodermal cells in the embryonic stage। और mesodermal में कौन से सेल इनको गाइड करते हैं? मायोसैटेलाइट सेल्स। किसको? मायोब्लास्ट्स को। तो जहाँ मायोसैटेलाइट सेल जाएगा वहाँ पे मायोब्लास्ट सेल जाएगा। दूसरा, वी कैन डिवाइड द वी कैन क्लासीफाई द मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेड एंड वाइट। माइक्रोस्कोप के बेसिस पे 3 कौन कौन से? स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कंट्रोल के बेसिस पे कौन से? 2 टाइप के, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। और अगर हम माइक्रो एनाटॉमी देखेंगे तो माइक्रो एनाटॉमी में हमने देखा कि इट हैज़ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर टाइटिन, अल्फा एक्टिनिन, मायोमेसिन और नेबुलिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी है? एक्टिन एंड मायोसिन। और रेगुलेटरी प्रोटीन कौन कौन सी है? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। On these muscle fiber are supplied by a nerve. So when it joins with a nerve, that unit is known as neuromuscular junction, or this whole unit is known as motor unit. So today's lecture is about the microanatomy of the muscle structures and neuromuscular junction. Next would be muscle contraction. Thank you so much. Keep listening. You will be getting the questions on the basis of this lecture. Thank you.